नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को सामने स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल दिख रहा होगा। मैंने 12वीं जो है 2010 में पास की। उसके बाद जो है पहली बार जब टेट का एग्ज़ाम हुआ 2011 में, उसमें दिलाया था तो 104 नंबर आया। उसके बाद 2014 में दिलाया था, उसमें जो है मेरा 113.758 नंबर आया था और 10वां रैंक था। तो देखिए ये मेरा प्रोफाइल है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पूर्व मैं हिंदी पेडागोजी का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो वहां पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। देखिए, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ये चाहे आपका हिंदी शिक्षण की बात हो, चाहे इंग्लिश शिक्षण की बात हो, ये दोनों ही में ये प्रश्न आता है। उसमें दिया रहता है ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, फिर इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, है ना। तो इस प्रकार से देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। अनुवाद विधि, दूसरा द्विभाषी विधि, तीसरा अप्रत्यक्ष विधि, चौथा प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि में। करेक्ट आंसर क्या है? प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें जो है जैसे कि आपको हिंदी भाषा हिंदी हमारी मातृभाषा है और यदि हमको अंग्रेजी में सीखना है तो हम जो है अंग्रेजी सीखने के लिए सीधा सीधा अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। मतलब मातृभाषा का उपयोग उसमें अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं करेंगे, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें चूँकि लिखा हुआ है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है प्रत्यक्ष विधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। देखिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, अब क्यों है? देखिए ऑप्शन दिया है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, दूसरा खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तीसरा खेल में आनंद आता है, चौथा खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। बच्चे खेलते खेलते भाषा का प्रयोग करते रहते हैं और जिससे क्या होता है कि भाषा का जो है विस्तार होता है, भाषा को सीखते जाते हैं बच्चे। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इस वीडियो का PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूंगा, तो यदि इसको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। देखिए पठन पाठन के अंत में कैसे अभ्यास एवं गतिविधियां होनी चाहिए। पहला दिया है, ऑप्शन दिया है, देखिए सरल भाषा वाले हो, दूसरा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, तीसरा केवल पाठ से ही संबंधित हो, चौथा पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखिए पठन पाठन के अंत में कैसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ होनी चाहिए जो कि बच्चों को स्वयं से कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 जो है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए मौखिक कौशल का विकास करना है बच्चे में, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन दिए देखिए, किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा प्रश्नों के उत्तर पूछना, चौथा अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखिए यदि आप लोग ऑप्शन से समझ आ रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पे। देखिए किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, है ना, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए अगर क्रम की बात करें तो सबसे कम
कौन सा होगा? सबसे क्रम होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा किसी विषय पर चर्चा करना। उसके बाद यदि उससे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो हो सकता है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। अगर इससे भी कम की बात करें तो बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। उसके बाद अंत में क्या आएगा? जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और ये है ये सभी। तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? अनुकरण विधि, जिसमें बच्चे जो है बड़ों का अनुकरण करके भाषा प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए आगमन निगमन विधि, तो आगमन निगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में जो है हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं और निगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है? कि भाषा प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला होती है जहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा भाषा सीखा जाता है। तो ये जो है देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की ये तीनों ही विधियाँ हैं। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया देखिए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा दिया है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। चौथा भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग देखिएगा किसी भी भाषा का शिक्षण जो है किस क्रम में होता है? कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अब भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3। भाषाई कौशल कौन कौन सा है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो और इसी क्रम में सीखा जाता है। इसको बोलते हैं LSRW। सबसे पहले बच्चा जो है सुनना सीखता है, उसके बाद जो है बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लास्ट में आता है लिखना। यदि बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना नहीं आएगा बच्चे को तो उसको लिखना नहीं आएगा। उसी प्रकार से यदि सुनना, बोलना नहीं आएगा तो बच्चे को पढ़ना नहीं आएगा। तो ये जो भाषाई कौशल है एक क्रम से सीखे जाते हैं और एक को सीख जाने के बाद ही दूसरे का विकास होता है। लेकिन हाँ, सुनना और बोलने का जो है वो दोनों साथ साथ चलते रहता है। बाकी का भी साथ साथ चलते रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत सुनना और बोलने का ज़्यादातर साथ साथ चलते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी में एक क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। तो देखिए रिसेप्टिव स्किल क्या क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है आपका सुनना और जो है पढ़ना। ये दोनों क्या है? रिसेप्टिव स्किल में आते हैं। मतलब जो ग्रहण, जिसके थ्रू हम कोई चीज़ बच्चा जो है ग्रहण करता है, उसको रिसेप्टिव स्किल बोलते। उसी प्रकार से एक आता है प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या क्या है? एक स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब बोलना और जो है लिखना, ये जो है प्रोडक्टिव स्किल में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पहला दिया है, देखिए त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा, त्रुटियाँ अस्थायी होती है। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती है। चौथा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है दिया है? तो देखिए पहला ऑप्शन सत्य है कि त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा भी सत्य है कि त्रुटियाँ जो है अस्थायी होती है। अब देखिए जब दूसरा सही होगा तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती है। तो देखिए त्रुटियाँ क्या होती है? स्थायी नहीं होती, एक समय के बाद जो है उसमें सुधार हो जाता है। तो देखिए कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तीसरा कथन सत्य नहीं है। और देखिए चौथा कथन भी सत्य है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो देखिए ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों कथन सत्य है,
जबकि तीसरा कथन असत्य है। तो देखिए यही को पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में जब आप सतत और व्यापक आकलन करते हैं? तो देखिए पहला दिया है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन को, दूसरा लिखित प्रश्न पत्र को, तीसरा पाठ से देखकर सुलेख लिखना, चौथा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? यदि ऑप्शन को देखें तो देखिए केवल कठिन शब्दों का सूत्र लेखन को करना या लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, ये तीनों उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि चौथा ऑप्शन दिया है। देखिए बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में, चाहे वो लेखन में हो, चाहे मौखिक में हो, चाहे, है ना। तो देखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा क्षमता करना है? रीडिंग स्किल का करना है। तो देखिए पहला दिया है आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखना, दूसरा बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, तीसरा पाठ्यपुस्तक, चौथा औपचारिक पत्र। तो देखिए इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं है खोजना है, कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है पहली और दूसरी कक्षा में? तो देखिए पहला दिया है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, चौथा बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो देखिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास ये पहली या दूसरी कक्षा में कला शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार देखिए बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी पहली दूसरी कक्षा में जो है कला शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है आनंद का अनुभव करें, क्योंकि प्रारंभिक स्तर में जब वो स्कूल में आए रहते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि स्कूल जो है मतलब ऐसा लगना चाहिए कि स्कूल जो है आनंद प्राप्त करने का जगह है। इस प्रकार से महसूस होगा तो बच्चे की क्या होगा, स्कूल आने में रुचि होगी और वो जो है स्कूल को जो है एक आनंद का जगह मान के चलेंगे। तो देखिए ये भी होता है कि बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति भी कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार तीसरा देखिए बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तो देखिए बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना कला शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। उसी देखिए चौथा बच्चों की रचनात्मकता का विकास, ये भी कला शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, अब घर की भाषा क्या होती है? पहला सरल होती है, दूसरा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, तीसरा बच्चे की भाषाई पूंजी है लिखा है वो, चौथा देखिए मानक स्वरूप लिए होते हैं। तो देखिए घर की भाषा क्या होती है? मानक स्वरूप लिए होती है, तो गलत है ये। सरल होती है लेकिन देखिए दूसरा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, तो ये भी है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है जिसका उपयोग करके बच्चे को अन्य भाषा भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक स्तर पे अभी NEP 2020 में प्राथमिक लेवल पे जो है मातृभाषा को में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है क्योंकि बच्चे की भाषा को जो है हम उसको सीखने के एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। देखिए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। देखिए पहला दिया है सीखने को विस्तार देना, दूसरा
अभिभावकों को प्रसन्न करना, तीसरा बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, चौथा कापियाँ भरवाना। तो देखिए क्या उद्देश्य होता है, सीखने को विस्तार देना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भाषा अर्जन। देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो देखिए भाषा अर्जन में के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा कि भाषा सीखना एक उद्देश्य है, ये तो कोई भाषा अर्जन के संबंध में सत्य है ऐसा बोल नहीं सकते। दूसरा देखिए कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तो ये करेक्ट है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में ये तो सही है कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वो सामाजिक परिवेश में सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बच्चे स्वयं से भाषा को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मातृभाषा को, तो बच्चे जो है जो स्कूल आए नहीं रहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे रहते हैं, वो अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज़ को कह पाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ रहता है, वो अपनी मातृभाषा को कैसे सीखा रहता है, तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया के द्वारा स्वाभाविक रूप से सीखता है। वो बड़ों के देख के, है ना, या बड़ों के साथ अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा वो भाषा अर्जन कर लिया रहता है। तो ये देखिए इसमें स्वाभाविक होता है, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया जो है क्या होती है, स्वाभाविक होती है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, तो ये गलत है कि बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, मतलब किसी अन्य भाषा के उपयोग के द्वारा वो भाषा अर्जन किया रहता है, तो ये भी सही नहीं है। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तीसरा, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। चौथा, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो देखिए भाषा विकास इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बड़ों का संपर्क जो है भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा कि जो सभी संयुक्त परिवार के बच्चे हैं वो जल्दी भाषा को सीख पाते हैं, जल्दी बोल पाते हैं। और यदि किसी परिवार में एकल परिवार है, किसी मम्मी पापा और बच्चे 3 ही हैं और उसका बाहर में और परिवेश नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे क्या है थोड़ा धीमी गति से भाषा को सीख पाते हैं या बोलना सीख पाते हैं। उसका कारण क्या है कि बड़ों का संपर्क में आने के कारण उसको भाषा विकास की गति तीव्र होती है। तो दूसरा तो करेक्ट है। तीसरा देखिए, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, तो ये भी करेक्ट है कि भाषा विकास व्यक्ति के अनुरूप जो है होते रहता है। कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है, कोई जो है लेट में सीखता है। उसी प्रकार देखिए चौथा, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, तो ये भी करेक्ट है कि किसी बच्चे को जितना ज़्यादा भाषाई परिवेश मिलेगा, उसकी जितनी ज़्यादा भाषाई परिवेश की समृद्धता होगी, वो बच्चा उतना ज़्यादा भाषा को सीख पाएगा। और देखिए इसमें ऑप्शन 1 दिया है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। व्यक्ति निरपेक्ष होता है मतलब सभी कोई एक जैसे एक साथ भाषा सीखते हैं, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, व्यक्ति सापेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। देखिए पहला आंशिक रूप से होता है, दूसरा पूर्ण रूप से होता है, तीसरा नहीं होता है, चौथा होता है। तो देखिए कोई अगर नई भाषा को सीखना है तो उसमें मातृभाषा का व्याघात जो है होता है, तो करेक्ट आंसर होगा चौथा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।